वक्फ बिल पर आज जब लोकसभा में चर्चा हो रही है, तब आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक पुराना बयान जबरदस्त तरीके से वायरल है। लालू यादव की तबीयत आज ठीक नहीं है। उन्हें डॉक्टरों ने पटना से दिल्ली रेफर किया है, लेकिन एयरपोर्ट जाने के दौरान तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो गई, लिहाजा उन्हें दिल्ली लाने की जगह पटना में ही चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। अब उन्हें बाद में दिल्ली लाया जाएगा। उम्मीद यही कि लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन आपको बताते चले कि वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान शाम 4 बजे जब जेडीयू के ललन सिंह बोल रहे थे, तब उन्होंने लालू यादव के वायरल बयान का जिक्र किया। अनुराग ठाकुर ने भी संसद में लालू के बयान को उछाला और आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी लालू प्रसाद यादव के पुराने बयान का जिक्र किया है। लेकिन नेताओं ने कैसे लालू प्रसाद के बयान के जरिए संसद में आज लालू यादव छाए रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। अभी सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, जिनके आजकल वेणुगोपाल जी जिस पार्टी जो है जिसकी पिछलग्गू बनी हुई है, आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। सर, लालू प्रसाद यादव जी जो सदन के सदस्य नहीं लेकिन आपकी सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था पटना की डाक बंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड खा गया, सरकारी गैर सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड खा गया। ये किसी और ने नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। आप उस पर क्या कहना चाहते हो? वक्फ पर आज आरजेडी का स्टैंड सरकार के खिलाफ है, लेकिन लालू यादव की जिस बयान की गूंज संसद में आज सुनाई दी है, उस बयान में आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को आईना दिखा रहा है। अब वो देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियां बना रहे हैं। लालू यादव के इस बयान का हवाला देते हुए आज गृह मंत्री ने कहा कि जो काम यूपीए की सरकार नहीं कर पाई, लालू यादव की उस मंशा को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। 7 मई 2010 को लालू यादव ने संसद में यह बयान दिया था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लालू यादव यूपीए के साथ थे। बावजूद इसके उन्होंने वक्फ की हड़प नीति की जबरदस्त तरीके से निंदा की थी। भरी संसद में वक्फ को लेकर कड़े कानून की वकालत की थी। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी जब विपक्ष में है तो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और एनडीए के नेता सुबह से ही लालू यादव के बयान को पोस्ट कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालू यादव के बयान का सदन में जिक्र किया। पूरा बयान उन्होंने सुनाया। लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था। वैसे वक्फ संशोधन बिल का जो सामाजिक पहलू है, उसके बारे में आपने विस्तार से जान लिया है। सरकार और विपक्ष का पूरा पक्ष भी आपने देख लिया। अब सवाल यह है कि इस वक्त संशोधन बिल का सियासी पहलू क्या है? इस बिल के पास होने से भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा? क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा या विपक्ष खेमे में गोलबंदी हो जाएगी? सियासी पहलू की इस पहेली को सुलझाने के लिए कहानी को 2 सिरों से पकड़ना होगा।
एक सिरा यह कहता है कि मुस्लिमों की नाराजगी बढ़ेगी तो सरकार के खिलाफ उनकी गोलबंदी विपक्षी खेमे में होगी। इसके उलट हिंदू वोटों का भी बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण होगा। दूसरा सिरा यह कहता है कि देश का जो पिछड़ा मुस्लिम तबका है उसको बीजेपी अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रही है। आगे कोशिशें और तेज होंगी, यानी बीजेपी वक्फ बिल के जरिए अपने विस्तार पर काम कर सकती है। बिल पेश करते वक्त केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने मुसलमानों की गरीबी और बदहाली का जिक्र करके इसके संकेत भी दे दिए हैं। 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक, बताइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्फ प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पसमानदा, जिसका मतलब मुसलमानों की पिछड़ी जातियों से है। मुस्लिमों की कुल आबादी में इस तबके की आबादी 80% है। बावजूद इसके सामाजिक और राजनीतिक रूप से पसमानदा मुसलमान काफी पिछड़े हुए हैं। न तो इनकी महत्वपूर्ण राजनीतिक भागीदारी है और न ही सामाजिक और आर्थिक रूप से ये मजबूत हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली तो पसमानदा मुस्लिम वोटरों पर काम किया, इनके लिए योजनाएं चलाई, इनके नेतृत्व को उभारने की कोशिश की। नीतीश कुमार की पसमानदा नीति का नतीजा ये हुआ कि उस दौर में मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा लालू यादव से दूर होकर नीतीश कुमार के पास चला गया। मतलब पसमानदा को लेकर बीजेपी के पास बिहार बतौर केस स्टडी मौजूद है। अगर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को यह समझाने में कामयाब होती है क्यों उनकी नीतियां पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं बल्कि उनकी भलाई के लिए हैं, तो फिर देश के सियासी समीकरण में नया मोड़ आ सकता है। वैसे ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं। देश के 18 राज्यों में पसमानदा मुसलमानों की मौजूदगी है। देश भर में करीब 100 लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। मुस्लिमों में आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय का यह समूह है। सब्जी, सलून, दर्जी, रोजाना की मजदूरी इनका मुख्य पेशा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।